हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। शो दैट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 0. The impact parameter of an alpha particle traveling directly toward the center of the nucleus is 0. तो इसी को ही हम अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री भी हम कहते हैं और इम्पैक्ट पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा प्लस ZE, दिस इज न्यूक्लियस। Z is atomic number and atomic number is equal to number of proton and E is charge on proton। तो जो चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर वो क्या है प्लस ZE। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल कोई अल्फा पार्टिकल मूव करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ कोई अल्फा पार्टिकल मूव करता है तो आपको पता है जिस पाथ से जो अल्फा पार्टिकल टुवर्ड द न्यूक्लियस मूव कर रहा होगा उसी ही पाथ से वो क्या हो जाएगा, वापिस भी हो जाएगा। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर u ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड, एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि उस पॉइंट पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है उस अल्फा पार्टिकल को, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर होगा। और इम्पैक्ट पैरामीटर को हम इससे डिनोट करते हैं स्मॉल b से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर u, काइनेटिक एनर्जी u के साथ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल प्लस 2e। और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट कि जहां पर जो पार्टिकल है उस डिस्टेंस पर जो अल्फा जो पार्टिकल होगा कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस इतना दूर है कि उस अल्फा पार्टिकल को कोई डिफ्लेक्शन वो शो नहीं हो रही है। तो उसी ही पॉइंट को हम इम्पैक्ट पैरामीटर हम कहते हैं और उसको हम स्मॉल b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही उसी डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इस डायग्राम को बता देना है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और जैसे ही ये न्यूक्लियस के क्लोज, तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो इस पॉइंट तक कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो पा रही थी, तो जैसे ही ये न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा तब यहाँ पर इसको ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो होगी अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल, आप डिफरेंट टाइप्स के अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर ड्रॉ हम कर सकते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होंगे। तो इस तरह हम इस डायग्राम को हम बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जब अल्फा पार्टिकल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पा रहा है तो उसी डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर हम कहते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर को हम कैसे हम लिखेंगे, इसको हम b से हम लिखेंगे ZE² cot थीटा अपॉन 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mu²। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन निकाला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमें मालूम है कि ये जो ZE² क्या है, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कैसे निकाला था, और
ये काइनेटिक एनर्जी। अगर लास्ट टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमने ये निकाला है, लेकिन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस हम लेंगे कि जहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पर जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर हम कह रहे हैं। तो इस वैल्यू को आपने याद रखना है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर ट्रजेक्टरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बी की, तो उतना ही ज़्यादा ये एंगल होगा, लार्ज होगा। तो जो स्कैटरिंग होगी वो बिल्कुल कम होगी, जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा तो वो बिल्कुल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर मूव करेगा तो उस केस में वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज में ट्रेवल कर रहा है तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन, लार्ज एंगल से क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। व्हेन b इज इक्वल टू 0, जब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 कब रहेगी, जब अल्फा पार्टिकल कहाँ पर मूव करेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल is directed towards the center of the nucleus, center of the nucleus। तो उस केस में cot थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और जो अल्फा पार्टिकल है टुवर्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई बनेगा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर इस केस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, इस केस में 0 रहेगा। तो जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू आपके कॉट थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री। कॉट से कॉट हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन 2 की वैल्यू 0 के बराबर हम पुट कर रहे हैं। कॉट थीटा अपॉन 2 0 के बराबर हम पुट कर रहे हैं, तो कॉट 0 90 डिग्री पर क्या होती है, वैल्यू 0 रहती है। तो कॉट थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि इस केस में जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जब थीटा 180 डिग्री होगा, व्हेन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री, तो जो अल्फा पार्टिकल होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल रिट्रेस्ड देयर पाथ, अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रिट्रेस इट्स पाथ। जिस पाथ से जो न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं उसी ही पाथ से वो क्या हो जाएंगे, रिटर्न भी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब होगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होगा जब वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कॉट थीटा अपॉन 2 की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे, तो जो 0 है वो कॉट 90 पर 0 मिलता है हमें, तो कॉट से कॉट आप कैंसिल कर देंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगी। ओके।